नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का अपना टॉपिक है वायुमंडल और इसकी परतें। देखिए, वायुमंडल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्यतः स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं और उन्हीं में से सवाल आ जाता है। तो वायुमंडल की एक एक चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। देखते हैं सामान्य परिचय वायुमंडल का। वायुमंडल एक गैसीय आवरण है। यहाँ एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। एक गैसीय आवरण है, मतलब कि वायुमंडल में जो मुख्य चीजें हैं वो गैसें हैं, गैसें। और ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, यदि इस पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो जीवन संभव नहीं हो सकता। वायुमंडल मोस्ट नेसेसिटी चीज है और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये अति आवश्यक है, क्योंकि ये वायुमंडल ही है जिसके कारण जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या कर पाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देखिए हमारी पारिस्थितिकी में H2O, जिसको हम जल कहते हैं, जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके छह कंपोनेंट मिल करके किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12 और O6। मतलब ये क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया और साथ में क्या बनाएंगे, 6O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये जितने भी वनस्पतिक पदार्थ हैं, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपना अवशोषण करेंगे और O2 मतलब ऑक्सीजन वो क्या देंगे, मनुष्य को देंगे। तो ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में वायुमंडल में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया है और ये सारा वायुमंडल है, इसीलिए होता है, नहीं तो ये संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है, वायुमंडल बहुत नेसेसिटी चीज है। फिर बात करते हैं कि इसके मुख्य संघटक 3 हैं, गैस, जलवाष्प और एरोसोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गैस, जलवाष्प और एरोसोल। यदि मैं गैसों को विभाजित करना चाहूं तो गैस से 2 प्रकार की आएंगी, एक तो स्थिर गैसें और एक परिवर्तनशील गैसें। मतलब स्थिर कह दिया, स्थायी कह दिया, या परिवर्तनशील कह दिया, मतलब अस्थिर गैसें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब की बार फर्स्ट ग्रेड में इसमें से सवाल आए हैं 2, ध्यान से सुनना। स्थिर गैसें कौन सी हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी और इसको मेफेटिक एयर कहा था, मेफेटिक एयर, इसको नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन का हम इस वायुमंडल में देखें तो सर्वाधिक आयतन देखेंगे, उसकी मात्रा सर्वाधिक देखेंगे, लेकिन इतनी मात्रा होते हुए भी हम नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष यूज नहीं कर पाते। ये सवाल बनता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने रूप में पाई जाती है, तो 7 रूप में पाई जाती है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। कौन कौन से 7 रूप हैं, देखिए, नाइट्रिक एसिड के रूप में, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल के रूप में। अमोनिया के रूप में पाई जाती है NH3, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है NO, आणविक नाइट्रोजन N2, अमीनो के रूप में पाई जाती है NH और नाइट्रोजन पर ऑक्साइड ये पाई जाती है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड NO2 के रूप में। तो 7 प्रकार से पाई जाती है क्या, नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की खोज प्रिंसली ने की थी, प्रिंसली ने
और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि ऑक्सीजन ना हो वायुमंडल में तो कोई भी पदार्थ जल नहीं पाएगा। जल नहीं पाएगा मतलब आग लगाने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। और इसको हम प्राणवायु के रूप में भी यूज करते हैं। मैंने प्रकाश संश्लेषण में ये बताया था कि पेड़ पौधे O2 के रूप में छोड़ते हैं और O2 हमारे लिए क्या है? प्राणवायु है। इसलिए पेड़ पौधे भी हमारे लिए क्या है? अति आवश्यक कड़ी है। नेक्स्ट आर्गन। आर्गन यदि हम आवर्त सारणी में देखें तो 18 नंबर पे आती है और अक्रिय गैस है। आर्गन अक्रिय गैस है। क्लियर है? और यदि वायुमंडल के संगठन में देखें तो दूसरी अक्रिय गैस, पहली हीलियम और फिर दूसरी अक्रिय गैस आर्गन आएगी। यदि पीरियोडिक टेबल के अनुसार देखें तो, और यदि मात्रा के आधार पर देखें तो सबसे बड़ी अक्रिय गैस कौन सी होगी? आर्गन होगी। क्लियर है? फिर बात करते हैं परिवर्तनशील गैसों की। परिवर्तनशील गैसों की, परिवर्तनशील गैसों में क्या क्या चीज आ जाएगी? जलवाष्प, CO2, O3, मतलब इनके नाम बता रहा हूं मैं। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, जिनोन, क्रिप्टॉन, मीथेन, ये सब गैसें कौन सी है? परिवर्तनशील गैसें हैं। और यदि हम बात करें जलवाष्प की, जलवाष्प की बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। वायुमंडल में 0 से लेकर के और 5% तक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। और इनमें भी देखें तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई, धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो जलवाष्प है वो 90% जलवाष्प की मात्रा है। मतलब ऊंचाई की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती हुई चली जाएगी। क्लियर है? अब यदि हम ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें, अंतराल की, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ध्रुवीय क्षेत्र पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। मतलब अधिकतम कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर कितना? 5%, और ध्रुवीय क्षेत्र पर ये न्यूनतम होती है। क्लियर है? जलवाष्प। फिर बात करते हैं हम CO2 की। यदि वायुमंडल में CO2 ना हो तो भी पारिस्थितिकी संतुलन नहीं रह पाएगा, क्योंकि वनस्पति को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यदि हमारे धरातल का तापमान मेंटेन रखना है तो भी CO2 चाहिए। CO2 भी अति आवश्यक कड़ी है। CO2 का यूज हम आग बुझाने वाली गैस के रूप में भी करते हैं। और ये ध्यान रखना, वर्तमान में जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना के दौर में हम देख रहे हैं कि सभी उद्योग धंधे, सब फैक्ट्रियां बंद है, तो CO2 की मात्रा बहुत कम हो गई है। उसका प्रभाव हम आज भी देख रहे हैं कि जहां उत्तरी राजस्थान, जैसे मैं श्री गंगानगर से हूं, तो श्री गंगानगर का ताप जैसा मई के महीने में इस समय रहता है वैसा ताप है नहीं। कारण कि CO2 जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना नहीं पाई, और पार्थिव विकिरण है वो अति ऊपर चली गई है, मतलब अधिक ऊपर चली गई है, धरातल के समीप रही नहीं है। इसलिए धरातल के समीप आज उतना ताप नहीं है जितना सामान्यतः मई के महीने में होता है। ये जो जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकता है क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाना। ये कोरोना के दौर में आपने इस 3-4 महीने के दौरान फील भी किया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि वायुमंडल का यदि हम संगठन देखें, वायुमंडल का यदि हम संगठन देखें तो संगठन में सबसे बड़ी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन कितनी? 78.08%। यदि वायुमंडल की हम लंबवत परतों के रूप में देखें तो लंबवत 5 परतें हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, लंबवत 5 परतें हैं। 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, ओजोन मंडल,
आयन मंडल, आयतन मंडल या बहिर्मंडल। आयतन मंडल या इसको कहते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्लियर है। यदि तापमान के आधार पर देखें, तापमान के आधार पर देखें तो वायुमंडल की चार परतें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। दूसरा समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और यहाँ पर तीसरा मध्य मंडल आ गया है और चौथा है ताप मंडल, ताप मंडल। क्लियर है। तो ये लंबवत परतें 5 हो गई, तापमान के आधार पर 4 हो गई है। और यदि गैसों के रूप में देखें, गैसीय आधार पर देखें, गैसीय आधार पर देखें, कैसे उनकी स्थिरता के आधार पर देखें तो 2 ही मंडल है। कौन सा? सममंडल, यहाँ पर गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। और दूसरा है विषम मंडल, विषम मंडल। तो ये हम वायुमंडल की जो परतें हैं उनका विभाजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें भी यदि जो भारी गैसों का जमाव देखेंगे तो वो निचले मंडल में होगा, भारी गैसों का जमाव निचले मंडल में होगा। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि समस्त वायुमंडल का यदि हम कुल भार देखें तो वो 5.6 किलोमीटर तक, 5.6 किलोमीटर तक 50% वायुमंडल का भार कवर हो जाता है। 2015 के यूजीसी नेट में पूछा हुआ सवाल है ये। दूसरा, स्ट्रॉलर ने एक बात कही है कि यदि हम 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का भार देखें तो वो 97% भार कवर कर लेगा। कहां तक? 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब हम एक एक परत का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल की, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल क्या नाम है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जिसका नाम है परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल। इसकी विशेषता क्या है, एक एक की चर्चा कर लेते हैं। क्षोभ मंडल का सबसे पहले यदि हम नामकरण देखें तो टिजरेंस डी बोर्ट ने दिया था, टिजरेंस डी बोर्ट ने इसका नामकरण किया था, टिजरेंस डी बोर्ट ने। यदि हम देखें क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं तो एक वायुमंडल में यही वो मंडल है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। और मौसम संबंधी घटना को क्या कह देते हैं? विक्षोभ कह देते हैं, विक्षोभ उठना। और इसी विक्षोभ के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर कहते हैं इसको, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। क्लियर है। क्षोभ मंडल को विक्षोभ के कारण क्षोभ मंडल कह दिया है। इसकी विशेषता क्या है कि धूलकण मिलेंगे यहाँ पर। यदि धूलकण मिलेंगे तो मौसम संबंधी समस्त घटनाएं होंगी। मौसम संबंधी घटनाओं के लिए धूलकणों की आवश्यकता होती है, चाहे बादल निर्माण के लिए हो, चाहे और कोई घटना हो, तो धूलकण अति आवश्यक कड़ी है मौसम संबंधी घटनाओं के लिए। धूलकण होंगे, जल वाष्प मिलेगी, यहाँ पर जल वाष्प मिलेगी, धूलकण होंगे, आंधी तूफान चक्रवात जो भी घटनाएं इसी में घटित होगी। यहाँ पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यदि किलोमीटर में देखें तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको हम कहते हैं सामान्य तापास दर,
सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये नॉर्मल लैप्स रेट कहां पर मिलेगी अपने को? क्षोभ मंडल में मिलेगी। और क्षोभ मंडल में इसकी वजह से होता क्या है कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान कम महसूस करते हैं। जितने भी पर्वत है, पर्वतों पर पहुंचने पर हमें ठंडक क्यों लगती है? उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सामान्य ताप ह्रास दर काम करती है। क्लियर है? एक इसमें जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें वायुदाब में भी क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। और वायुदाब की कमी के कारण क्या होता है? जब भी हम पर्वतों की तरफ जाते हैं तो दम घुटने लगता है। वायुदाब हमारे सांस को मेंटेन रखने के लिए बड़ी आवश्यक कड़ी है। और यदि हम पर्वतारोहियों को देखें तो उनके नाक कान में से खून आना, पेन की स्याही निकल जाना, ये भी किसके कारण होता है? ये भी वायुदाब की कमी के कारण होता है। घटना कहाँ हो रही है? क्षोभ मंडल में हो रही है। तो पर्वतों पर ठंडक लगना ये तो सामान्य ताप ह्रास दर, और नाक कान आंख में से खून निकल आना ये किसके कारण? वायुदाब की कमी के कारण सारी घटना क्षोभ मंडल की है। यदि क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो वो परिवर्तनशील किसके कारण होती है? तापमान के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तापमान के कारण परिवर्तनशील होती है। मतलब जहां ताप ज्यादा होगा वहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होगी, जहां ताप कम है वहां क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होगी। क्लियर है? जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ देखें, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 6 किलोमीटर होती है, लगभग 6 किलोमीटर होती है। और यदि हम भूमध्य रेखा पर देखें तो ये 14 से 18 किलोमीटर के बीच में होगी। मतलब ऊंचाई कहाँ ज्यादा? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? ताप ज्यादा होता है। तो ये क्या है? ये परिवर्तनशीलता बता रहा है कि इसमें जो परिवर्तन आता है वो कहाँ ज्यादा आएगा? वो भूमध्य रेखा पर ज्यादा आएगा। अब इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसका मतलब अधिक ऊंचाई तक नॉर्मल लैप्स रेट ज्यादा काम करेगी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि यहाँ पर जो ताप घट करके कितना हो जाता है? इसके ऊपरी सतह पर -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ध्रुवों पर ताप पहले ही कम होता है। तो ध्रुवों पर यदि हम थोड़ी ऊंचाई पर देखें तो यहाँ हो सकता है कि हमें तापमान की प्रतिकूलता मिले, लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर तापमान और गिर जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। क्लियर है? तब इसके ऊपर की बात करते हैं। इससे ऊपर यदि क्षोभ मंडल से ऊपर देखें तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत हमें मिलती है। 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत मिलती है। किस पर? क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के औसत ऊंचाई के बाद में ये 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत मिलती है। इस परत का जो नामकरण किया था वो नेपियर शाह ने किया था। बहुत बार पूछ लिया ये सवाल, नेपियर शाह ने किया था। नेपियर शाह ने इसका नामकरण किया था। और ये वो बिंदु है जहां पर ताप क्षोभ मंडल का सबसे कम ताप होता है, सबसे कम ताप मिलेगा। कहां पर? क्षोभ सीमा में। और क्षोभ सीमा के बाद इसको क्या कहते हैं? 1.5 किलोमीटर मोटी परत को क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा जो कहां मिलती है? क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर मिलती है। इसका इंग्लिश में क्या नाम है? ट्रोपोपास। ट्रोपोपास कहते हैं इसको। क्लियर है? और इसकी खोज किसने की है? सर नेपियर शॉ ने की है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तापमान हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? देखिए अब दूसरी परत की बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर जो ट्रोपोपास था, ट्रोपोपास 15 किलोमीटर के बाद में ये 1.5 किलोमीटर एक मोटी परत थी जिसको हमने ट्रोपोपास कहा था। ट्रोपोपास की यदि क्रमबद्धता देखें तो वो भंग किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण और जेट स्ट्रीम के कारण
ट्रोपोपाज की क्रमबद्धता भंग होती है, ये सवाल आ सकता है। इसके बाद में आता है समताप मंडल, जो 15 किलोमीटर से लेकर के कहां तक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये 50 किलोमीटर। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें एक समान गति से ताप परिवर्तन होता है, एक समान गति से ताप परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, समताप मंडल। पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर धूलकण नहीं होते, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, तो जितने भी वायुयान है, वायुयान चलने के लिए सबसे आदर्श स्थान कौन सा माना जाता है, समताप मंडल को माना जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इससे यदि हम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में देखें, मैं समताप मंडल के बीच के मंडल की बात कर रहा हूं। यहां पर O3 गैस की प्रधानता है। O3 गैस क्या होती है, ओजोन मंडल, ओजोन। तो ये ओजोन मंडल है जो समताप मंडल के मध्य में स्थित है। ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है कि ओजोन मंडल का संबंध किस परत से है, तो आप समताप मंडल कहेंगे। और कहां पर है ये, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्लियर है। अब ओजोन की बात करते हैं। ओजोन हमारे पृथ्वी के लिए रक्षक का काम करती है। रक्षक का काम करती है क्यों, क्योंकि ओजोन जो पराबैंगनी किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, जिसको क्या कह देते हैं, अल्ट्रा वायलेट करंट, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब यूवी रेजेस जो आती है, पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, वो क्या कर लेती हैं, ये अवशोषित कर लेती हैं। क्यों कर लेती है, देखिए ओजोन अस्थिर है, अस्थिर है, ये O प्लस O में या O2 प्लस O में या O प्लस O2 में टूटती बनती रहती है। और इसके लिए जो इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा कहां से प्राप्त करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को ऊर्जा के रूप में यूज कर लेती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, ये इसका अवशोषण कर रही है। क्लियर है। ओजोन की यदि हम सांद्रता देखें, ओजोन की यदि सांद्रता देखें तो वो 22 किलोमीटर तक है। 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक सांद्र है। क्या, ओजोन मतलब इसका संघटन सर्वाधिक है 22 किलोमीटर की। ओजोन की खोज किसने की, ओजोन की खोज 1913 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस के दो व्यक्ति थे, फेब्री चार्ल्स और दूसरा है हेनरी बुसोन। ये दो व्यक्ति हैं फ्रांस के, इन्होंने 1913 ईस्वी में ओजोन की खोज की थी। और ओजोन पर छिद्र सबसे पहले 1985 में कहां देखा गया था, अंटार्कटिका पर देखा गया था। अंटार्कटिका पर सबसे पहले छेद देखा गया था। छेद क्या होता है, देखिए जो हमारे प्रशीतलन में एक गैस का यूज होता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो प्रशीतलन में जो यूज हो रही है, उससे ओजोन को सर्वाधिक क्षय होता है। और यदि ओजोन को क्षय होगा तो वो उसके साथ रिएक्शन करके उसकी जो परत है उसकी मोटाई कम कर देगी। वो मोटाई क्या कहलाती है, ओजोन परत में छेद कहलाता है। क्लियर है। और ये छेद सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका में देखा गया था। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में, मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था जिसका मुख्य विषय भी क्या था, ओजोन क्षरण ही था। ओजोन क्षरण, और जिसका कारण किसको माना गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या चीज है, क्लोरीन फ्लोरीन
और कार्बन का मिक्सचर है। इसमें भी सबसे खतरनाक क्लोरीन होती है। इसके लिए जो इकाई का इस्तेमाल होता है वो इकाई कौन सी है? डाल्टन मीटर। कौन सी इकाई है? डाल्टन मीटर। यदि हम बात करें कि ओजोन परत का जो छिद्र है वो छिद्र बनने से मतलब ओजोन परत की सांद्रता कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सवाल बहुत बार रिपीट हो गया है। ओजोन परत का जो सांद्रता कम होगी उससे सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य जाति पर पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा और चरम कैंसर, ये याद रखना, चरम कैंसर जैसे रोग सामान्य हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद बढ़ते हैं कि समताप मंडल का किलोमीटर तक जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अब इससे ऊपर देखेंगे तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मध्य मंडल है। और इस मध्य मंडल में तापमान घटेगा, मध्य मंडल में तापमान घटेगा। और इसके यदि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। और इससे ऊपर यदि हम देखें 1.5 किलोमीटर एक मोटी परत है जिसका नाम है मध्य मंडल सीमा। और मध्य मंडल सीमा में जो ताप होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत ये है मध्य मंडल सीमा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल सीमा है। क्लियर है? अब बात इसकी द्वारा करते हैं, समताप मंडल से संबंध स्थापित करते हैं। देखिए समताप मंडल का भी नामकरण किसने किया था? टिजरेंस डीबोर्ट ने किया था। शोभ मंडल का भी टिजरेंस डीबोर्ट ने किया था। अब समताप मंडल में हमें कुछ बादल दिखाई देते हैं जिसको कहते हैं नेक्रियस क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल्स नाम है इसका, मदर ऑफ पर्ल्स। क्लियर है? कहां पर? समताप मंडल में। ऐसे बादल कुछ मध्य मंडल में भी दिखाई देते हैं जिसको क्या कह देते हैं? नाक्टिलुसेंट बादल। क्लियर है? तो ये कहां तक का वर्णन कर लिया हमने? 80 किलोमीटर के ऊपर जो मध्य मंडल सीमा है वहां तक का वर्णन कर लिया। अब इससे ऊपर चलते हैं, 80 किलोमीटर के ऊपर कौन सा मंडल है? तो वो है आयन मंडल का वर्णन। आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहते हैं? आयन मंडल को आयन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम ये आयनित गैस है, इसलिए इसका नाम क्या है? आयन मंडल है। क्लियर है? और ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला मंडल है। वायुमंडल का कितनी ऊंचाई है? 80 से लेकर के और 640 किलोमीटर तक। ठीक है? हमें इसका पुनर्विभाजन करना हूँ। 80 से लेकर के 99 किलोमीटर तक, 99 से 130 किलोमीटर तक, 130 से 380 किलोमीटर तक इसका पुनर्विभाजन कर दिया। और अब ये जो जोन है इनको फिर अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये अलग अलग नाम कौन से हैं? देखिए ये डी परत है, ये ई परत है, ये एफ परत है और ये जी परत। क्लियर है? तो ये
डी परत की ऊंचाई कितनी 80 किलोमीटर से लेकर के और 99 किलोमीटर तक, ई परत की 99 से 130 किलोमीटर तक, एफ परत की 130 से 380 तक और 380 से 640 किलोमीटर तक किसकी जी परत की ऊंचाई है। अब डी परत की विशेषता क्या है देखें, यहाँ से दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित होंगी, डी परत से होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि रेडियो तरंगे यदि दीर्घ हो तो उनकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा निम्न होगी। ये ध्यान रखना। सुरिंदर सिंह जी ने क्या लिखा है, सुरिंदर सिंह जी ने आवृत्ति निम्न लिखी है, किसके लिए, डी परत के लिए। और रेडियो तरंगे कौन सी होती है, वो दीर्घ रेडियो तरंगे होती है। क्लियर है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब ये सूर्यास्त के बाद लुप्त हो जाती है, कौन सी, डी परत की बात कर रहा हूं। क्लियर है। अब बात कर रहा हूं मैं ई परत की। ई परत ये मध्यम रेडियो तरंगे परावर्तित करेगा और ये भी सूर्यास्त के बाद लुप्त हो जाती है। ये भी सूर्यास्त के बाद में लुप्त हो जाती है। क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा हूं कि ई परत को केनली हेविसाइट परत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। केनली हेविसाइट परत कौन सी है, ई परत है। क्लियर। अब एफ परत की बात करते हैं। एफ परत को क्या कहते हैं, अपलिफ्टन परत भी कहते हैं। एफ का नाम क्या है, अपलिफ्टन परत भी कहते हैं। और ये अपलिफ्टन परत की विशेषता क्या है कि इससे तीनों ही तरंगे परावर्तित हो जाती है। जी परत की बात करते हैं। जी से भी तीनों परावर्तित हो जाती है और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली परत है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये कभी भी लुप्त नहीं होती। तो वो कौन सी परत है जो कभी लुप्त नहीं होती, वो जी परत है। क्लियर है। इसके अलावा जो आयनमंडल की विशेषता है वो क्या है कि जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर इस मंडल से परावर्तित होकर के रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, जिसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसको क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर इसको क्या कह देते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कह देते हैं। क्लियर है। तो ये क्या था, आयनमंडल का वर्णन। अब बात करते हैं कि गैसीय जो स्थिरता के आधार पर हमने मंडल विभाजन किया था सम और विषम मंडल में, उसका वर्णन कैसा है। देखिए, सम मंडल सामान्यतः 88 किलोमीटर तक मापा जाता है। कहां तक, 88 किलोमीटर तक। लेकिन इसको हम 90 किलोमीटर तक राउंड फिगर में मानते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मंडल आ जाएंगे, तो इसमें शोभ मंडल आ गया, समताप मंडल आ गया और मध्य मंडल आ गया। ये ध्यान में रखना, ये सम मंडल के हिस्से हैं सारे। कौन से, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल।
इसमें क्या रहता है, जो गैसों का अनुपात है वो समान रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सममंडल है। और इससे ऊपर देखें तो वो कौन सा है, विषममंडल है। इससे ऊपर देखें तो वो विषममंडल है। कहां से कहां तक, 90 किलोमीटर से लेकर के और 10,000 किलोमीटर तक, ये विषममंडल है। अब 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक यदि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में देखें तो यहाँ पर आणविक गैसें पाई जाती है। वो आणविक गैसें कौन सी है वो देखते हैं। वो 90 से 200, 200 से 1100, 1100 से 3500 और 3500 से 10,000 तक, मतलब इससे ऊपर ये एक क्षेत्र बन जाता है आणविक गैसों का। जो सबसे नीचे गैस पाई जाएगी 90 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक, वो कौन सी है, आणविक नाइट्रोजन। ये सवाल पूछा हुआ है हरियाणा के कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, ये क्रम पूछा हुआ है, तो ये ध्यान में रखना। आणविक नाइट्रोजन है। दूसरा आणविक ऑक्सीजन। फिर ये कहां से कहां तक है, 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक है। 1100 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक देखें तो यहाँ पर हीलियम गैस है। और 3500 से 10,000 किलोमीटर तक देखें तो ये हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। तो ये था हमारा वायुमंडल से संबंधित एक वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद। क्या चीज़ है देखिए,